Hello everyone, this is Varun Sharma from Augusta IAS. We are into the second lecture of Complete Indian Economy lecture series. You can join us on Telegram and YouTube. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करा फियाट मनी, लीगल टेंडर, रिप्रेजेंटेटिव मनी एक्सेट्रा. अब उसी की कंटिन्यूएशन में इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं. तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि करेंसी किस तरीके से इश्यू होती है, आरबीआई का रोल क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल क्या है, देन उसका जो लीगल आर्किटेक्चर है दैट इज आरबीआई एक्ट 1934, कॉइनेज एक्ट 2011. इन सबको डिस्कस करेंगे, इनके प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे. देन वी विल मूव ऑन टू द लिक्विडिटी प्रेफरेंस इन रेफरेंस टू केन्स. ये केनेजियन इकोनॉमिक्स जो है इस बारे में क्या कहती है. फिर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड फॉर मनी होती है, जैसे कि ट्रांजैक्शन डिमांड, और उसके साथ जो लिंक्ड कॉन्सेप्ट्स है जो कि पीटी के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, उसका लिंक क्या है जीडीपी के साथ, इन सब को डिस्कस करेंगे. देन द स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी. फिर उसके साथ जो लिंक्ड कॉन्सेप्ट्स है जैसे कि बॉन्ड प्राइजेस, उनका लिंक मार्केट के इंटरेस्ट रेट के साथ, बॉन्ड की यील्ड का क्या इंटरेस्ट रहता है, क्या जो है उसके लिंकेज रहते हैं उसके प्राइस के साथ, ये सब डिस्कस करेंगे इन डेप्थ. देन प्रिकॉशनरी डिमांड, उसका अभी करंट रेलेवेंस क्या है कोविड-19 के लिए, और जो गवर्नमेंट ने एलटीसी जो अभी एक रिफॉर्म करा है या आप कह सकते हो कि एक स्टिमुलस दिया है, उसके साथ क्या लिंकेज है उसको डिस्कस करेंगे. तो दैट इज हाउ वी विल प्रोसीड. बाकी जो भी कॉन्सेप्ट है और उसके साथ जो कंटेम्प्रेरी लिंकेज है वो होलिस्टिकली कवर हो जाए, रादर देन इन अ पीस मील मैनर, पूरी तरह कवरेज हो जाए यहीं पे. एनीवेज, तो स्टार्ट करते हैं. लास्ट टाइम हमने पहले ये देखा कि करेंसी नोट्स जो है वो डोमेन है आरबीआई का. आरबीआई प्रिंट्स द करेंसी नोट्स एक्सेप्ट ₹1. ₹1 जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डोमेन है, वो भी देखेंगे आगे चल के. तो आरबीआई जो है प्रिंट करता है करेंसी नोट्स को एज पर द प्रोविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934. आरबीआई एक्ट 1934 के चलते आरबीआई प्रिंट करता है करेंसी नोट्स को. और जो कॉइन्स हैं these are minted by government of India as per the provisions of the coinage act 2011. अगर कॉइन्स को मिंट करने की बात आती है तो वहां पे वो डोमेन है, एक्सक्लूसिव डोमेन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. उसका आरबीआई में लेना देना नहीं है, आरबीआई सिर्फ सप्लायर बनेगा उस. और ये सारा काम कैसे होगा, एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉइनेज एक्ट 2011. फिर आगे देखते हैं कि आरबीआई एक्ट, ये हम बात कर चुके हैं कि आरबीआई has the sole right to issue bank notes in India except ₹1. इस स्टेटमेंट को याद रखना, क्योंकि कभी कभार यूपीसी ये करता है कि वो बोल देगा, स्टेटमेंट डाल देगा कि ऑल द बैंक नोट्स आर इशूड बाय आरबीआई ओनली, लेकिन ₹1 जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है. अब आरबीआई के अंदर भी कई बार क्या है कि यूपीएससी एक स्पेसिफिक सा एक ऑप्शन डाल देती है जो कि थोड़ा फैक्चुअल होता है, और अगर सुपरफिशियल तैयारी करी हो, ढंग से तैयारी ना करी हो, तो कभी कभार वो ऑप्शन मिस हो जाता है. तो डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट है विद इन आरबीआई, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है करेंसी मैनेजमेंट की. तो डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करेंसी मैनेजमेंट इन इंडिया और विद इन आरबीआई. अब आगे चलते हैं. अब बात आती है कि जो नोट्स हैं, करेंसी नोट्स हैं, उनका डिजाइन वगैरह, उसमें किसका क्या रोल रहता है. उसका एक बेसिक प्रोसेस है. आरबीआई का एक सेंट्रल बोर्ड है जो कि रिकमेंड करेगा कि क्या डिज़ाइन होना चाहिए, क्या फॉर्म, क्या मटेरियल वगैरह होना चाहिए बैंक नोट्स के. फिर वो जो रिकमेंडेशन है वो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे फिर अप्रूव करती है. तो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई विल रिकमेंड द डिज़ाइन और फॉर्म ऑफ नोट्स, देन इट विल बी कंसिडर्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंटर, एंड देन इट विल बी अप्रूव्ड. और इसका जो बैकग्राउंड है, जो इसका लीगल आर्किटेक्चर है, दैट इज आरबीआई एक्ट. सेक्शन 25 यहाँ मैंने दे दिया, मैंने डेलिबरेटली डाल के यहाँ पे काट दिया है कि कुछ लोग जो हैं, जो न्यू कमर्स होते हैं स्पेशली, वो लोग फिर सेक्शन याद करने के लिए निकल पड़ते हैं. वो सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं होती है जब तक न्यूज में स्पेसिफिकली कोई सेक्शन चल नहीं रहा है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट आया था, तो अगर सेक्शन 7 को लेकर कोई कॉन्ट्रोवर्सी हो गई तो मुझे वो जानना है पीटी के लिए. लेकिन अगर वो न्यूज़ में नहीं है तो ऐसे प्रोविजन या क्लॉसेस, सब क्लॉसेस याद नहीं करने, नहीं तो ऐसे तो फिर लॉ की तैयारी भी शुरू हो जाएगी. इन चीज़ों का ध्यान रखना है. नेक्स्ट आगे चलते हैं.
अब आरबीआई, जैसे कि बीच में हमारा डीमोनेटाइजेशन हुआ था, फिर उसके बाद जो है रीमोनेटाइजेशन हुआ था। डीमोनेटाइजेशन मतलब कुछ नोट जो है वो गवर्नमेंट ने लीगल टेंडर स्टेटस जो है वो विड्रॉ कर लिया था। जो 500 और 1000 के पुराने नोट थे उनका लीगल टेंडर स्टेटस विड्रॉ करा, उनको डीमोनेटाइज करा, फिर जो है नई करेंसी आनी थी। अब ये कैसे होगा कि कितनी करेंसी डालनी है, मनी सप्लाई वगैरह कितना क्रिएट करना है, दैट इज डन बाय आरबीआई इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स। इससे ये एस्टिमेट करते हैं कितनी क्वांटिटी ऑफ बैंक नोट चाहिए होगी, कितना कुछ चाहिए होगा, फिर उस हिसाब से ऑर्डर दिए जाते हैं। जो करेंसी नोट्स हैं वो विद इन इंडिया ही प्रिंट होते हैं। तो एवरी बैंक नोट इशूड बाय आरबीआई, ठीक है, तो यहाँ पे रिमेंबर 2 से लेकर 2000 तक विल बी लीगल टेंडर एट एनी प्लेस इन इंडिया। ₹1 नोट इज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये चीज याद रखनी है फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, एंड इट इज ऑल्सो अ लीगल टेंडर। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो आप स्क्रीन के राइट हैंड साइड में नीचे की साइड, यहाँ पे जो साइन है इट इज बाय फाइनेंस सेक्रेटरी, विद जो सचिव हैं उनके साइन है, यहाँ पे आरबीआई गवर्नर के नहीं है। बाकी सारे नोट्स पे आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। तो ये जो ट्रिवियल चीजें हैं ये थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं करेंसी इशुएंस एंड मैनेजमेंट में कॉइन्स की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिजाइनिंग एंड मिंटिंग ऑफ कॉइन्स इन वेरियस डिनोमिनेशन। 1 रुपये, 2 रुपये, 5, 10 जितने का भी कॉइन बनाया जा रहा है इंडिया के अंदर, वो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और इसका जो लीगल बैकग्राउंड है इट इज प्रोवाइडेड बाय द कॉइनेज एक्ट 2011 एंड बाय लॉ इंडिया में अभी तक जो है हम इशू कर सकते हैं कॉइन ऑफ अप टू 1000 रुपीज, मतलब 1000 रुपये तक का कॉइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू कर सकती है, उससे ऊपर नहीं। अब बात आती है कि आरबीआई का रोल क्या है इसके अंदर। तो आरबीआई का रोल बहुत लिमिटेड रोल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजाइन भी करेगी और मिंट भी करेगी कॉइन को, और फिर उसके बाद ये कॉइन्स हैं ये सप्लाई कर दिए जाएंगे आरबीआई को। आरबीआई सर्कुलेट करेगा इन्हें इंडियन इकोनॉमी के अंदर। तो आरबीआई विल बी अ मेयर सप्लायर जो कि सर्कुलेट करेगा इकोनॉमी के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिंट करेगी, डिजाइन करेगी एज पर कॉइनेज एक्ट 2011। अब आगे चलते हैं। ये अब चीज़ें थोड़ी टेक्निकल हो जाएगी क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि जैसे जैसे लेक्चर में आगे जाएंगे तो है थोड़ा इन डेप्थ करेंगे चीज़ों को, थोड़ा टेक्निकल तरीके से करेंगे चीज़ों को, ताकि अगर प्रीलिम्स का पेपर थोड़ा टफ भी आ जाए तो भी कम से कम इकोनॉमी का क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो। तो डिमांड फॉर मनी मतलब पैसा चाहिए क्यों। वैसे तो पैसे के चाहिए होने के लिए बहुत सबके अलग अलग रीज़न होते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। ऐसा तो सबको पता नहीं किस किस लिए चाहिए होगा। एनीवेज आगे चलते हैं। तो डिमांड फॉर मनी और लिक्विडिटी प्रेफरेंस जिसे हम कहते हैं, जो कॉन्सेप्ट है ये पहले डेवलप करा था बाय जॉन मेनार्ड की, जिसे हम कहते हैं ना केनेजियन इकोनॉमिक्स। ये केन्स ने डेवलप करा था अपनी बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो ये चीज़ याद रखना, ये जो कॉन्सेप्ट आया है डिमांड फॉर मनी या लिक्विडिटी प्रेफरेंस, इट वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय केन्स इन हिज बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936। क्योंकि कभी कभार जैसे पीटी में पहले देखा गया कि क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन आ जाते हैं कि पहले कौन सा बुक आया, उसके बाद में कौन सा बुक हुआ, या वो इवेंट वाइज पूछ लेंगे पहले कौन सा इवेंट हुआ फिर उसके बाद कौन सा इवेंट हुआ। तो ये थोड़ी बहुत क्रोनोलॉजी जो है ये थोड़ा मतलब इसके लिए अकाउंट करके चलना है पहले ही, कीप दैट इन माइंड। अब आगे चलते हैं। तो केन्स ये कहते हैं कि जब डिसाइड करना हो कितना पैसा अपने पास रखना है तो देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ कैसा रहेगा, दैट इज एक तो ये कि पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है जेब के अंदर, सो आई हैव लिक्विडिटी, लेकिन मुझे नुकसान भी हो रहा है। दैट इज कि अगर ये पैसा पड़ा होता एसबीआई अकाउंट में तो मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा होता। तो ऐसा कहाँ पे रखना है, बैंक में रखना है या किसी एसेट में इन्वेस्ट करना है या कैश रखना है, उसमें हमेशा ट्रेड ऑफ रहता है। अगर जेब में रखूंगा तो आई हैव लिक्विडिटी, बैंक में रखूंगा तो लिक्विडिटी इतनी नहीं है लेकिन इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये हमेशा डिमांड फॉर मनी को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब आगे चलते हैं। अब बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं टर्म, क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे पढ़ाया जाता है तो बेसिक टर्म्स में कई बार नहीं बताते, क्योंकि यूपीएससी में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं होंगे, जिन्हें अब ये नहीं पता होगा कि लिक्विडिटी क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, सेक्टर। तो हम जो है बहुत बेसिक से लेकर थोड़ा एडवांस लेवल तक भी जाएंगे।
तो लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी है कि कितनी आसानी से एन एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश और मनी विदाउट अफेक्टिंग इट्स मार्केट प्राइस। तो सबसे लिक्विड क्या हुआ? सबसे लिक्विड तो आपका लीगल टेंडर ही हुआ, आपका मनी ही हुआ। तो मोस्ट लिक्विड एसेट इज मनी। लेकिन और भी एसेट होते हैं, जैसे आपका लैंड हो गया, लेकिन लैंड रिलेटिवली इतना लिक्विड नहीं है, क्योंकि अगर आपको एकदम से पैसे की जरूरत पड़ जाए किसी चीज़ के लिए चाहिए, जैसे कोविड में कोई इशू हो गया या कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी एक्सेट्रा, तो एकदम कैश के थ्रू आप कोई कमोडिटी परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने लैंड को बेचना पड़ेगा तो देन देयर माइट बी अ लॉस, क्योंकि उस समय हो सकता है प्रॉपर्टी के रेट जो है अच्छे ना मिले या साथ में कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगैरह भी लग जाएगी। तो इसलिए मनी इज मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल एसेट्स। अब इसी के साथ कॉन्सेप्ट होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? बेसिकली इट इज द वैल्यू ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव विच यू हैव। एक ही रिसोर्स है, उसके मल्टीपल यूजेस हैं, तो अगर मैं एक करता हूं तो मैं दूसरा नहीं कर पाऊँ। तो अगर जैसे टाइम रिसोर्स है, तो इस समय आप इस लेक्चर को देख रहे हो, आप इस समय मूवी भी देख सकते थे, तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो जब पैसा कहाँ पे रखना है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हमेशा अकाउंट करा जाता है, हमेशा ध्यान में रखा जाता है। तो पैसा या तो कैश रख लो या एसबीआई के बैंक में। एसबीआई के बैंक में होता तो कुछ इंटरेस्ट 4%, 5%, 6% मिल रहा होता। एनीवेज, अब आगे चलते हैं। अब डिमांड फॉर मनी की जो थ्योरी है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस की जो थ्योरी है, उसके लिए 3 मोटिव्स होते हैं कि किस लिए डिमांड होगी इकोनॉमी में मनी की। ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेक्यूलेटिव मोटिव। अब चीजें जो है यहां से टेक्निकल हो जाएंगी थोड़ा, स्पेशली स्पेक्यूलेटिव मोटिव के अंदर। तो पहले करते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव, और जिसे कई लोग ट्रांजैक्शन डिमांड भी बोलते हैं। तो प्रिंसिपल मोटिव क्या है पैसे का? मुझे पैसा चाहिए क्यों? टू कैरी आउट ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस मतलब मुझे अपने बिल पे करने, अपने मोबाइल का बिल पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, या कोई गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह खरीदनी है, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। इस तरीके की डिमांड को हम ट्रांजैक्शन मोटिव या ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी बोलते हैं, दैट इज फॉर कैरिंग आउट ट्रांजैक्शन। अब इसी के साथ एक लिंक्ड कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, एसेंस में अगर बात करें तो इसका मतलब है इतनी जल्दी पैसा जो है हैंड्स चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझे पैसा दिया, मैंने आगे जाके जो है कुछ मैन्युफैक्चरर से खरीद लिया, उसने अपने रॉ मटेरियल वाले को दिया, तो ऐसे पूरी चेन सी बनी हुई। तो क्विकली पैसे ने पहले आपके पास, फिर मेरे पास, फिर किसी और के पास, फिर किसी और के पास, तो तेजी से पैसा घूमना शुरू हो गया इकोनॉमी के अंदर। दैट इज द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। मतलब हाउ मच और व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी। इतनी जल्दी जल्दी जो है पैसा जो है हाथ को चेंज करेगा, डिफरेंट हैंड्स में जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इसी के साथ जो है एक थोड़ा लिंक कॉन्सेप्ट है। देखो होता क्या है कि क्वेश्चन आ गया, 3 ऑप्शन आए, 2 मुझे आते थे, एक पता नहीं कहाँ से लेके आई यूपीएससी, वो हम लोग बाद में होते हैं, लेकिन ये सब बेसिक बुक्स में से, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये बेसिक बुक्स में से ही पढ़ा रहा हूँ। जिन्होंने बेसिक बुक्स पढ़ी होंगी उन्हें पता भी होगा कि मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ। ये जो ट्रांजैक्शन डिमांड है उनका लिंक जो है नॉमिनल जीडीपी के साथ, ये सब चीज़ें जो है हमें पढ़ते हुए ध्यान में रखनी होती हैं। क्योंकि एक स्टेटमेंट आएगा और हमें 2 आती हैं, तो हमारा पूरी की पूरी जो मेहनत हमने उन 2 स्टेटमेंट को पढ़ने में लगाई थी, मेमोराइज करने में लगाई थी, वो सारी वेस्ट हो जाएगी। तो ट्रांजैक्शन डिमांड एंड द लिंकेज विद नॉमिनल जीडीपी। तो टोटल वैल्यू ऑफ एनुअल ट्रांजैक्शंस आर ग्रेटर देन द नॉमिनल जीडीपी। तो मतलब अगर मेरा नॉमिनल जीडीपी 1 लाख है, तो मेरी जो टोटल वैल्यू ऑफ एनुअल ट्रांजैक्शन है वो 1.2 लाख या 1.5 लाख या 2 लाख भी हो सकती है। कि नॉर्मली क्या होगा कि अगर नहीं पढ़ा है ये या आता ही नहीं है, तो इंडिविजुअल हो सकता है अंडर प्रेशर एग्जाम में इन लाइंस पे सोचने लग जाए कि हाँ नॉमिनल जीडीपी मतलब नेशनल इनकम, अब नेशनल इनकम मेरी 1 लाख है तो इतने की ही ट्रांजैक्शन हुई होगी लॉजिकली स्पीकिंग। लेकिन अगर नॉमिनल जीडीपी या आपको जीडीपी की डेफिनेशन पता है, सो यू वुड नो कि जीडीपी में इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज नहीं आते, उसमें सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो है वही आते हैं। तो
टोटल वैल्यू ऑफ एनुअल ट्रांजैक्शन की अगर मैं बात करूं इकोनॉमी में, तो बहुत सारे इंटरमीडिएट गुड्स भी खरीदा गया होगा। तो अगर इंटरमीडिएट गुड्स भी खरीदा गया है तो एनुअल ट्रांजैक्शन ज़्यादा ही होगी, लॉजिकली स्पीकिंग। कभी कभार अंदर लॉजिक भी लगाना पड़ जाता है एग्जाम में, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। सिर्फ जो है एकदम से रट्टाफिकेशन या रोट लर्निंग की तरफ नहीं भागना है। कोई स्टेटमेंट पढ़नी है, एनालाइज करना है कि हाँ इससे क्या क्वेश्चन बनेगा और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करा जाता है। तो टोटल वैल्यू ऑफ एनुअल ट्रांजैक्शन विल बी greater than the nominal GDP because it will also include intermediate goods and services। तो इसका मतलब है कि एक प्रोपोर्शनल या एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। पॉजिटिव मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। तो एन इंक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी विल मीन दैट ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, क्योंकि जब नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगा इसका मतलब इकोनॉमी के अंदर ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रही हैं। तो दैट मीन्स उनको पैसा चाहिए होगा ट्रांजेक्शन करने के लिए, तो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी विल इंक्रीज। सो एन इंक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी वुड ऑल्सो मीन ग्रेटर ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। ये बेसिक चीज याद रखनी है। एनीवेज आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आपके स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी। अब स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी ये चीज जो है टेक्निकल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बॉन्ड और बॉन्ड प्राइसेस जो है उनके और फिर उसमें इंटरेस्ट रेट की जो लिंकेज है, फिर बॉन्ड की यील्ड जो है उसके बारे में, तो सब यहाँ पे बात होगी। और इस अगला हो सका अगले लेक्चर में तो मैं इसको आपको जो है ऑपरेशन ट्विस्ट उसके साथ भी लिंक करके पढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं देखूंगा पहले कि ये जो है आपको समझ में आ रहा है कि मतलब इतना डाइजेस्ट कर पा रहे हो या नहीं, क्योंकि एक ही लेक्चर में सारा ओवरलोड नहीं करना है, बाकी कंटेम्प्रेरी में साथ साथ में कराता रहूँ। तो स्पेक्यूलेटिव डिमांड मतलब क्या है कि लोग पैसा होल्ड करना चाहते हैं एज कैश रादर देन इन्वेस्टिंग, मतलब किसी और एसेट में पैसा लगाने की बजाय लोग पैसे को होल्ड करके कैश फॉर्म में अपनी पॉकेट में रख के बैठना चाहते हैं। तो दैट इज स्पेक्यूलेटिव डिमांड। अब केन्स कहते हैं डिमांड फॉर मनी इज अ सिंपल चॉइस बिटवीन होल्डिंग कैश एंड बाइंग बॉन्ड। अब यहाँ बाइंग बॉन्ड को लिटरली मत लेना, एग्जाम्पल के तौर पे आई एम टॉकिंग अबाउट बॉन्ड ओनली, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड को एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखना, मतलब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज कितने हैं मेरे पास, किसी भी चीज में हो सकता है, वो स्टॉक मार्केट के अंदर हो सकता है, रियल एस्टेट के अंदर हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो केन्स बोलते हैं डिमांड फॉर मनी इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन होल्डिंग कैश एंड बाइंग बॉन्ड। अब एक थंब रूल है वो याद कर लेना कि प्राइस ऑफ अ बॉन्ड उसका जो है इनवर्स रिलेशन होता है विद मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। याद रखना, मार्केट के रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक बार बता देता हूँ, सकता है कुछ न्यू कमर्स देख रहे हो। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड बेसिकली एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के G-Sec आते हैं या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह आते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मतलब मोर देन 1 ईयर। यहाँ पे क्या है, आपने मान लो 5 साल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड में पैसा लगा दिया 1 लाख रुपए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला हम आपको जो है 10% इंटरेस्ट देंगे, तो आपको आपके 1 लाख रुपए में 5 साल लगातार 10% इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तो आपको आपका 1 लाख रुपया वापस मिल जाएगा। तो दैट इज व्हाट इज अ बॉन्ड। आपको रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट मिलती रहेगी, और जब एक्सपायरी हो जाएगी, जो कि 5 साल जब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अगर 5 साल के इंस्ट्रूमेंट है या 10 साल के भी आते हैं, 20 के भी आते हैं, 30 के भी आते हैं, तो जो भी आपने जितनी भी टाइम लिमिट वाले में पैसा लगाया है, जब वो टाइम लिमिट खत्म हो जाएगी, बॉन्ड की एक्सपायरी हो जाएगी, तो आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट मतलब ओरिजिनल जो 1 लाख रुपया लगाया था वो वापस मिल जाएगा। तो बेसिक एक थंब रूल याद रख लेना कि प्राइस ऑफ अ बॉन्ड इज इनवर्सली लिंक्ड टू मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइस घटेगा एंड वाइस वर्सा। तब इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइस घटेगा, और जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा तो बॉन्ड प्राइस इंक्रीज होगा। ये बेसिक थंब रूल है, ये याद रखना। इसका जो आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं समझा दूंगा अभी आगे जाके। अब ये चीज याद रखना कि इकोनॉमी के अंदर मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट है उसको लेके अलग अलग लोगों की डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस होती है। कि फॉर एग्जांपल अभी आरबीआई जो है एकोमोडेटिव स्टांस में था, मतलब बार बार रेपो रेट को रिड्यूस करे जा रहा था अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग के अंदर। तो हम जब से शक्तिकांत दास आए हैं आरबीआई गवर्नर, तो हम एकोमोडेटिव स्टांस में ऑलमोस्ट चले जा रहे थे। फिर बीच में इन्फ्लेशन जो है बेस्ड ऑन सीपीआई, क्योंकि हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग कर रहे हैं, तो सीपीआई के जब बड़ा सीपीआई शूट अप कर गया 6% के ऊपर चला गया, तो
आरबीआई ने पॉज ले लिया, तो एक मीटिंग चली गई पॉज लेके। अब जो मीटिंग है उसमें लोग जो है, आपने देखा होगा एनालिस्ट जो है पहले बोलना शुरू कर देते हैं इस बार पॉज होगा या इस बार आरबीआई सरप्राइज करेंगे। तो ये सोचने में कई लोग ये बोल रहे थे कि जो है फेस्टिव सीजन है, डिमांड नहीं है इकोनॉमी के अंदर, तो हो सकता है आरबीआई सरप्राइज करे, रेपो रेट को रिड्यूस कर दे। तो सबके अपने अपने एक्सपेक्टेशंस हैं रिगार्डिंग द फ्यूचर मूवमेंट्स इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। आरबीआई करेगा वो आरबीआई करेगा, लेकिन लोगों की अपनी एक्सपेक्टेशंस रहती है और उसी के बेस पे हम लोग जो है डिसीजन लेते हैं कि आगे जाके रेट बढ़ेगा या आगे जाके रेट घटेगा, उसी के हिसाब से हम लोग अपने डिसीजन लेते हैं। किसी को हाउसिंग लोन लेना है, उसको लगता है आगे जाके रेट घटेगा, तो चलो 6 महीने बाद ले लेंगे जब रेट और कम हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एनीवेज आगे चलते हैं, थोड़ा टेक्निकल चीज़ों को देखते हैं। अब स्पेकुलेटिव डिमांड को समझाने के लिए मैंने आपको जो है सिनेरियोज बना दिए बेसिक से। सिनेरियो 1 में क्या कंडीशन है समय मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट है, चाहे मान लो आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए रेपो रेट है, मान लो मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट है या रेपो रेट है वो चल रहा है 5%। अब अगर मैं यहाँ पे पैसा लगाऊंगा तो मुझे मिलेगा 5%। अगर मैंने बॉन्ड के अंदर पैसा लगाया, गवर्नमेंट का बॉन्ड है या कॉर्पोरेट बॉन्ड है, दैट डज नॉट मैटर, अगर मैंने बॉन्ड के अंदर पैसा लगाया तो मुझे मिलेगा 7%। लेकिन कुछ लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब इंटरेस्ट रेट आगे जाके बढ़ेगा दैट इट विल इंक्रीज टू 10%। तो अभी इंटरेस्ट रेट लो है एट 5%, तो लोगों को लगेगा आगे जाके जो है इंटरेस्ट बढ़ने वाला है, मतलब आगे जाके रेट बढ़ जाएंगे, 10% तक पहुंच जाएंगे। तो क्या होगा, पीपल विल सेल बॉन्ड, लोग जो है बॉन्ड को सेल करेंगे और क्या करेंगे, ऐसा अपने पास रख के बैठ जाएंगे। तो अपनी बॉन्ड का पैसा बेच के कन्वर्ट करके कैश में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें क्या होगा, स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी इट विल इंक्रीज, देयर विल बी हाई स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी। अब ये लोग अपना बॉन्ड क्यों बेचेंगे, ये आपको वैसे नॉलेज के लिए बता देता हूँ। ये हमें यूपीएससी में शायद इसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन आपको नॉलेज बेस के लिए बता देता हूँ। इसी आगे हमने क्या बेसिक करा था कि इनवर्स रिलेशन होता है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइस घटेगा, बॉन्ड प्राइस विल डिक्रीज। तो अब आगे जाके मैंने जो है एक लाख रुपए लगाए हुए थे, ठीक है, बॉन्ड के अंदर, अब मैंने इंटरेस्ट रेट बढ़ गया और बॉन्ड का जो प्राइस है वो आ गया 50,000 रुपये, तो मुझे लॉस होगा ना। तो उस लॉस से बचने के लिए आई विल स्टार्ट सेलिंग बॉन्ड। जब बॉन्ड की सेलिंग होगी तो ऑटोमेटिकली हाई स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी। स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी कब आती है, व्हेन होल्डिंग मनी इज लेस रिस्की। मतलब मुझे आगे जाके लग रहा है मुझे स्टॉक मार्केट में क्रैश होने वाला है, मैंने अपने रिलायंस वगैरह के सबके शेयर बेचे और मैं जो है अपने कैश में कन्वर्ट करके बैठ गया, तो मतलब इस समय हाई स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी। दैट इज, इस समय कैश में बैठना सेफ है, इस समय कैश में कन्वर्ट करना अपने एसेट्स को वो सेफ है, रिस्की नहीं है, अदर देन इन्वेस्टिंग इन ऑल्टरनेटिव, जो कि बॉन्ड भी हो सकते हैं, स्टॉक भी हो सकते हैं। यहाँ मैं एग्जांपल बॉन्ड का दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे स्टॉक वगैरह सभी आ जाएंगे इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं। सेकंड सिनेरियो है, मार्केट रेट है, इंटरेस्ट रेट है 10%, मतलब रेपो रेट चल रहा है आपका 10%, बॉन्ड अभी आपको दे रहा है 7%, लेकिन सम मार्केट प्लेयर्स दे आर एक्सपेक्टिंग दैट इंटरेस्ट रेट इन द फ्यूचर, जो IR है दैट इज इंटरेस्ट रेट शॉर्ट फॉर्म, दैट इंटरेस्ट रेट इन द फ्यूचर विल बी 5%। ठीक है, तो मार्केट इंटरेस्ट रेट 10% पे है, बॉन्ड मुझे 7% दे रहा है, ठीक है, तो इस समय मार्केट मुझे ज़्यादा दे रही है बॉन्ड से, लेकिन आगे जाके जो है इंटरेस्ट रेट विल बी रिड्यूस टू 5%। तो इसका मतलब क्या है, आगे जाके जो है बॉन्ड ज़्यादा पैसे देगा, इंटरेस्ट रेट से कम पैसा है। इफ इंटरेस्ट रेट्स आर हाई, लोगों को लग रहा है कि जाके इंटरेस्ट रेट घटेगा, तो लोग क्या करेंगे, बॉन्ड ज़्यादा दे रहा है तो लोग बॉन्ड बाई करेंगे। तो इससे क्या होगा, लोग के पास जो पैसा पड़ा हुआ था दैट विल बी इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स, तो देयर विल बी लेस स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी। आगे समझ, दैट इज अभी 10% है इंटरेस्ट रेट, आगे जाके लोगों को लग रहा है इंटरेस्ट रेट घटेगा। रिमेंबर, जब इंटरेस्ट मार्केट का इंटरेस्ट रेट घटेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, दैट इज इफ इंटरेस्ट रेट्स आर हाई, जब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे जाके रेट घटेगा, इंटरेस्ट रेट घटेगा, तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा। जब बॉन्ड का प्राइस आगे जाके बढ़ेगा तो आपको फायदा होगा। तो आपका 1 लाख का बॉन्ड है, हो सकता है 1.25 लाख का, 1.5 लाख का हो जाए, तो आप बॉन्ड खरीदना चाहोगे, सो पीपल विल बाय बॉन्ड, तो लेस स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी। अब थोड़ा जो है और एक कॉन्सेप्ट कर लेते हैं इसी के साथ, क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि
जब एक चीज़ कर रहे हो तो बॉन्ड का करा तो बॉन्ड के जो 3-4 साथ में एलिमेंट्स हैं वो सारे एक ही बार में कर लिए, रादर देन थोड़ा सा बॉन्ड का मैंने यहाँ पढ़ लिया, थोड़ा सा बॉन्ड का जब फाइनेंशियल मार्केट पढ़ी तब पढ़ लिया, थोड़ा सा करंट से पढ़ लिया, ऐसे नहीं, एक ही बार करो तो टॉपिक पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। तो इसी तरीके से पढ़ना मतलब मेरे हिसाब से सही रहता है। एनीवेज, तो अब थोड़ा रिलेशन देख लेते हैं बॉन्ड यील्ड्स एंड प्राइस ऑफ बॉन्ड। इनका रिलेशन है इनवर्स, जैसे कि प्राइस ऑफ बॉन्ड अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड की यील्ड क्या होती है? इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जब मैंने बॉन्ड के अंदर पैसा लगाया तो मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है बॉन्ड पे? दैट इज बॉन्ड यील्ड। अब इसको एग्जांपल के थ्रू सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ। देखो, गवर्नमेंट ने इशू करा एक जीसेक, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, 1000 रुपए की है, 5 ईयर उसका मैच्योरिटी पीरियड है, और गवर्नमेंट ये कह रही है कि वी विल पे यू इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, 10% में आपको इंटरेस्ट रेट दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने 1000 रुपये लगाए, इस एक मैंने जो है गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लिया, मैंने उसमें 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए, अब इसका 10% मुझे फिक्स रेट मिलता रहेगा, 100 रुपीज़ मुझे हर साल मिलते रहेंगे। तो सेविंग्स अकाउंट मुझे 5% दे रहा है, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली यहाँ मुझे 10% मिल रहा है, तो पीपल विल बाय बॉन्ड। जब बॉन्ड बाई करोगे ऑटोमेटिकली जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है उसका प्राइस भी बढ़ता है। तो व्हेन पीपल विल बाय बॉन्ड्स डिमांड विल इंक्रीज, बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाएगी। अब जब बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाएगी तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा। रिमेंबर, जो उसका 1000 रुपी जो गवर्नमेंट ने इशू करा है उसे हम फेस वैल्यू बोलते हैं, और जो मार्केट वैल्यू होता है वो सप्लाई डिमांड के ऊपर होगा। फेस वैल्यू मतलब जैसे 2000 का नोट है उसके ऊपर 2000 लिखा है तो वो उसकी फेस वैल्यू, 5 रुपी कॉइन पे जो 5 रुपी जो उस पर लिखा होता है वो उसकी फेस वैल्यू होती है। तो प्राइस ऑफ बॉन्ड जिसकी फेस वैल्यू 1000 थी, लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं, तो उसकी मार्केट वैल्यू हो गई अब 1500 रुपये, क्योंकि इनकी रेगुलर ट्रेडिंग होती रहती है, बाइंग एंड सेलिंग चलती रहती है इनकी साइमल्टेनियसली फाइनेंशियल मार्केट में। तो अब ये अपनी फेस वैल्यू से ऊपर चला गया, लेकिन जो इसकी इंटरेस्ट पेमेंट है वो लिंक्ड है आपकी फेस वैल्यू से। वो 10% आपको 1000 रुपीज़ में ही मिलेगा, भले ही ये 1000 रुपये का बॉन्ड 2000 रुपये का क्यों ना हो जाए, आपको इंटरेस्ट फिक्स है, वो 100 रुपीज़ ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि मैंने जो 1500 रुपये लगाए उसके लिए मुझे जो मेरा रिटर्न और इन्वेस्टमेंट है या जो मेरी बॉन्ड की यील्ड है वो कितनी है? 100 रुपये। तो पहले 1000 रुपये लगा के 1000 रुपीज़ लगा के आई वॉज गेटिंग 10%, ठीक है, मुझे 100 रुपीज़ मिल रहे थे, लेकिन अब मुझे 1500 रुपये इन्वेस्ट करके आई एम ओनली गेटिंग 100 रुपीज़। दैट मीन्स माई बॉन्ड यील्ड इज 6.66%। मतलब कि जब बॉन्ड का प्राइस बढ़ा तो बॉन्ड की यील्ड या जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है या जो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न ऑन बॉन्ड है वो रिड्यूस हो गया। पहले 10% में था, अब 6.66% पे आ गया। तो ये बेसिक चीज याद रखनी है, that when demand for bond will increase, the price of bond will increase. However, the return on bond or the bond's yield, it will decrease. ये बेसिक चीज याद रखनी है। अब आगे चलते हैं। प्रिकॉशनरी डिमांड, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ईजी है, ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है कंटेम्प्रेरी लिंकेज करके बता दूंगा कि क्या कर रही है गवर्नमेंट। कि प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी होता है कि जब फ्यूचर अनसर्टेन है, आपको नहीं पता कि कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी होने वाली है या कोई हेल्थ इमरजेंसी होने वाली है, तो उसके लिए हम सभी लोग हाउस होल्ड हैं, मिडिल क्लास वाले घर में कुछ कैश रखते हैं, तो दैट इज द प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। मतलब प्रिकॉशंस लेके चलते हैं हम कि आगे जाके एकदम से कोई अनफॉरसीन इवेंट आ गया, उसके लिए कुछ कैश साइड में रखो, उसके लिए कुछ कैश घर के अंदर रखो, दैट इज द प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 के चलते ही कोई प्रॉब्लम आ गई, अनएक्सपेक्टेड स्पेंडिंग हो गई, तो उसके लिए जो पैसा साइड में रखा जाएगा दैट इज द प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। अब कोविड-19 चल रहा है, फ्यूचर अनसर्टेन है, सैलरीज जो है रिड्यूस हो रही हैं, कुछ लोगों के साथ जो है जॉब चली गई तो अनएम्प्लॉयमेंट भी है, ठीक है। अब ऐसे में क्या है, हाउस होल्ड्स अपनी प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी को बढ़ा देते हैं, मतलब कि पैसा जो भी आ भी रहा है उसको भी संभाल के रखो, उसको खर्चो मत। अगर याद हो आपको, न्यूज़पेपर में पीछे फॉलो करा हो, तो यही गवर्नमेंट की थिंकिंग थी। गवर्नमेंट ये कह रही थी कि इस समय स्टिमुलस का भी एक जो रीज़न दिया था गवर्नमेंट ने, वो ये दिया था कि इस समय स्टिमुलस का ज़्यादा मतलब नहीं है, मतलब आज से 1 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। फिस्कल स्टिमुलस मतलब जो गवर्नमेंट पैसा देगी इकोनॉमी के अंदर या जो है हम नरेगा के अंदर या जो है मिडिल क्लास को कोई बेनिफिट देगी टैक्स वगैरह का, उसका गवर्नमेंट कह रही है भी उसके लिए सही टाइम नहीं है
क्योंकि जो स्पेंडिंग है वो कोविड के कारण, डर के कारण नहीं हो रही, लोग बाहर ही नहीं निकल रहे, तो इसलिए हम स्पेंडिंग जो है अभी स्टिमुलस नहीं देंगे। हाउस होल्ड जो है डर के मारे, जैसे हम लोग हैं थिएटर नहीं जाएंगे, थिएटर खोल के चंडीगढ़ में अभी पीछे हुआ, थिएटर खोल गया लेकिन एक ही बंदा गया था, वहाँ कोई पीवीआर की जो न्यूज़ आई थी, एक पूरे हॉल के अंदर एक बंदा बैठा हुआ, तो कंजम्पशन नहीं है, तो प्रिकॉशनरी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। हाउस होल्ड स्पेंड नहीं कर रहे हैं, प्रिकॉशनरी डिमांड बढ़ी हुई है। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा इसका, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको कंटेम्प्रेरी से लिंक करके देखो तो LTC जो होता है हमारा, लीव ट्रैवल कंसेशन या लीव ट्रैवल अलाउंस, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि हम LTC जो है आपको उसके ऊपर आपको रिबेट्स वगैरह देंगे, आप उसको बेनिफिट्स वगैरह देंगे इफ़ यू स्पेंड 3 times द अमाउंट। वो डिजिटल ट्रांजेक्शन करनी होगी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज दैट अट्रैक्ट GST ऑफ 12% और मोर। इससे क्या होगा कि जो आपके LTC, मान लो 10,000 रुपये आपका LTC, तो आपको 30,000 रुपीज़ खर्चने हैं उन चीज़ों पर जिनका GST 12% और मोर से, तो इससे क्या होगा, डिमांड बूस्ट होगी। तो इस समय गवर्नमेंट जो है चाह रही है कि प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी, जो लोग पैसा संभाल के बैठे हुए वो ना हो, बल्कि लोग खर्चें। मतलब कि उससे क्या होगा, ट्रांजैक्शन डिमांड शुरू होगी, ट्रांजैक्ट करेंगे लोग, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ेगा, उससे क्या होगा, फिर आपका GDP भी बढ़ेगा। दैट इज व्हाट इज गवर्नमेंट ट्राइंग टू डू इन LTC LTA का जो अभी गवर्नमेंट ने निकाला है, दैट इज द प्रिकॉशनरी डिमांड। एनीवेज आगे चलते हैं। तो यू कैन जॉइन अस ऑन टेलीग्राम एंड यूट्यूब फॉर आवर अदर लेक्चर्स। We will continue this series, lecture series,